Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to start a new topic, a new chapter, chapter 5, laws of motion. The first question that obviously comes into our mind, what is the need of studying this? The need lies in the fact that what do we need to cause motion? अगर किसी बॉडी में मोशन पैदा करना है तो क्या चाहिए? वी नीड टू अप्लाई फोर्स टू इनिशिएट मोशन. किसी चीज में मोशन पैदा करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है. तो इस ब्रांच के अंदर हम चीजों का मोशन स्टडी करेंगे, बट साथ में क्या लेके? फोर्स लेके. राइट, दैट इज व्हाई वी नीड दिस. अभी इस चैप्टर के शुरू का मतलब आज का जो लेक्चर है उसमें जितनी भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा वो सारी पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है. इस कोविड ईयर के लिए ये जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट कर दिए गए हैं. नन ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेशन. बट अगर आपने ये बेसिक चीजें नहीं समझी तो मैं आपको डायरेक्टली शुरू नहीं करवा सकता चैप्टर. जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से शुरू करना चाहिए. पर अगर आपको फोर्स नहीं पता, मोमेंटम नहीं पता, इंपल्स का क्या रोल है वो नहीं पता, न्यूटन के लॉज को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो आप, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से शुरू करने का मतलब ही नहीं बनता है. दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि आज का लेक्चर मैं उन टॉपिक्स के ऊपर ब्रीफली डिवोट करूंगा जो डिलीटेड हैं बट नेसेसरी हैं. So let's begin with the term force. We know that कि किसी चीज में मोशन पैदा करने के लिए उसको पुश या पुल करना पड़ता है. जैसे दरवाजा है, उसको बंद करना है या खोलना, मतलब मूव करवाना है, तो इधर आई नीड टू पुश इट और पुल इट. कोई चीज है अपनी तरफ खींचनी है, मतलब मोशन में लाके, तो उसको अपनी तरफ पुश करना पड़ेगा या अपनी तरफ पुल करना पड़ेगा. उसको परे करना है तो पुश करना पड़ेगा. उसका मतलब फोर्स क्या है? इट इज सच एन एजेंसी. एजेंसी का मतलब होता है कोई बाहरी ताकत, है ना. वो पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, जिसका काम क्या होता है? या तो ये एक्चुअल में चेंज कर देता है किसी चीज की स्टेट को, किसी चीज की अवस्था को. अवस्था मतलब या तो वो रेस्ट में थी मोशन में ला दिया, या मोशन में थी रेस्ट में ला दिया, या सीधा आ रही थी मोड़ दिया, या मुड़ रही थी सीधा कर दिया. एनीथिंग. या तो एक्चुअल में चेंज कर देता है और टेंड्स टू चेंज, या फिर ट्राई करता है चेंज करने की, कर नहीं पाता, पर करने की कोशिश जरूर करता है. जैसे मैं इस दीवार को पुश करने की कोशिश करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट, बट एटलीस्ट द फोर्स अप्लाइड बाय मी ट्राइड टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉल. ठीक है. किसको? स्टेट ऑफ रेस्ट को. वो रेस्ट की कंडीशन भी हो सकती है कि उसको बदलो, रेस्ट नहीं चाहिए, मोशन चाहिए. या फिर दूसरा क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म मोशन. कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में थी, उसके मोशन को बिगाड़ना है, एक्सेलरेटेड करना है, तो किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की पड़ती है. अगर अदरवाइज किसी चीज पे फोर्स ना लगे तो उसका मोशन यूनिफॉर्म रहता है. ये बात सर कुछ समझ में नहीं आई. 9th में भी टीचर ने बताई थी कि फोर्स की जरूरत मोशन स्टार्ट करने के लिए होती है अगर किसी चीज का मोशन आपको कंटिन्यूड रखना है, वो भी यूनिफॉर्म. कौन सा? यूनिफॉर्म. तो फोर्स की जरूरत नहीं है. ये किसने कहा था? एक पूरा पेज था 9th क्लास में इसके ऊपर, गैलीलियो ने कहा था. बाद में पढ़ते हैं उसके बारे में. अच्छा, और फोर्स क्या क्या कर सकती है? फोर्स जो है चेंज ऑफ स्पीड ला सकती है. जैसे गाड़ी है, एक्सेलरेटर, उसको दबा दो थोड़ा सा तो इंजन और तेज हो जाता है. पैडलिंग है, साइकिल की, तेज कर दो, तेज चलने लगोगे आप. जमीन पे ज्यादा फोर्स लगाओ, मतलब भागने की कोशिश करो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है. चेंज ऑफ स्पीड हो सकता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो सकता है. अब देखो, गाड़ी है या साइकिल है, वो कैसे टर्न लेता है? जब हम उसके स्टीयरिंग को मोड़ते हैं तो हमारे फोर्स लगाने से ही उसकी डायरेक्शन चेंज हुई. ठीक है. फिर चेंज ऑफ शेप भी हो सकता है. किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. थिंक ऑफ योर मदर. वो जब डो बनाते हैं चपाती बनाने के लिए तो उसको अपने हाथों से, अपने मतलब मुट्ठियों से घूमते हैं ना, उसको डो तैयार करते हैं, उसका आटा तैयार करते हैं. तो वो भी क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली शेप चेंज कर रहे हैं. एक मतलब कुम्हार जो है वो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की शेप को चेंज करता है, उसकी पर्टिकुलर फॉर्म लेके आता है हमारे पास कोई ना कोई. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू विद फोर्स, राइट. आफ्टर दैट
हमारे दिमाग में आता है कि फोर्स की जरूरत क्यों है। बॉडी के पास ऐसा क्या है कि वो अपनी स्टेट खुद नहीं चेंज कर सकती, उसके पास है इनर्शिया। क्या है बॉडी के पास? इनर्शिया। किसी भी बॉडी जिसके पास मास होता है, ठीक है, उसके पास एक विरासत में मिली हुई उसे प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया क्या होती है? विरासत में मिली हुई एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी बॉडी को उसकी स्टेट चेंज करने से रोकती है, उसकी अवस्था को बदलने से रोकती है। मतलब ये कहती है कि अगर तुम रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहो, अगर तुम मोशन में हो तो मोशन में रहो, अगर जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में जाते रहो। तो यहां से पता चलता है कि इनर्शिया हमारे पास कितने टाइप का हो जाता है? 3 टाइप का हो जाता है। तो एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब जिसकी वजह से ए बॉडी इज अनएबल, एक बॉडी सक्षम नहीं होती, एक बॉडी कैपेबल नहीं होती टू चेंज इट्स स्टेट। कौन सी स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। मतलब बॉडी की इस प्रॉपर्टी की वजह से, बॉडी की इस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपनी स्टेट, या तो वो रेस्ट की या वो मोशन की, कभी खुद चेंज नहीं कर पाती, उसको इनर्शिया बोलते हैं। और ये होता किसकी वजह से? मास की वजह से। अब मास के बिना तो कोई भी चीज नहीं है, देयर इज नथिंग विदाउट मास व्हिच इज मैटर। यूनिवर्स में जितना भी मैटर है उसके पास मास तो है, तो उसका मतलब इसके पास इनर्शिया भी है, राइट। 3 टाइप का होता है इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 3 टाइप का इनर्शिया हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? ए बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। बेस्ट एग्जांपल, आजकल अमरूद बड़े लग रहे हैं पेड़ों पे, तुम्हें अमरूद तोड़ना हो तो क्या करते हो? उसकी ब्रांचेस को शेक करते हो। ब्रांचेस को शेक करने से क्या होगा? ब्रांचेस तो मोशन में आ गई, लेकिन जो फ्रूट है वो पहले किस में था? रेस्ट में था, ठीक है, स्टेबल था। अब भी वो किस में रहना चाहता है? रेस्ट में। तो उसको क्या होना पड़ेगा? टहनी से डिटैच होना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि डिटैच तो हो जाता है, फिर भी वो रेस्ट में दिया था, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू हो जाता है उसका। एक कारपेट है, उसमें डस्ट फंसी हुई है, अब उसको स्टिक लेके पीटना शुरू कर देते हो, तो कारपेट तो किस में आ जाती है? मोशन में, लेकिन उसके अंदर की डस्ट किस में रहना चाहती है? रेस्ट में। तो उसको कारपेट से क्या होना पड़ता है? सेपरेट होना पड़ता है, ठीक है। आप बस में जाके बैठ गए, बस अभी स्टॉपेज पे खड़ी थी, बस ने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपकी लोअर बॉडी सीट को टच कर रही थी, तो लोअर बॉडी भी किस में थी? चलो मोशन में आ गई बस के साथ, लेकिन अपर बॉडी किस में रहना चाहती है? रेस्ट में रहना चाहती है। जब बस स्टार्ट होगी आप ऐसे पीछे की तरफ गिरने लगोगे। बाइक के पीछे बैठते हो, एक बार एकदम से एक्सेलरेट कर दे ड्राइवर, ठीक है, या बाइकर, तो आप पीछे की तरफ गिरने लगते हो। तो ये सारे इंसिडेंट्स आपके साथ किस वजह से होते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होती है। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। कैसे? कैसे? गाड़ी जा रही है, ठीक है, आपको रोकनी पड़ेगी, आप ब्रेक लगाते हो, क्या एकदम वहीं पे रुक जाती है गाड़ी? थोड़ा सा तो ट्रैवल करती है, क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस चल रही है, आप भी साथ साथ में जा रहे हो, आराम से बैठे हो, एकदम उसने ब्रेक लगा दी तो बस तो रुक गई। बस के साथ सीट अटैच थी, सीट के साथ लोअर पोर्शन अटैच था, तो वो भी रुक गया। लेकिन अपर पार्ट अभी भी किधर जाना चाहता है? आगे को। तो जब ब्रेक लगते हैं तो हम आगे को गिरते हैं, एकदम से ऐसे आगे को गिरते हैं। तो ये सारा किसकी वजह से है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या आ जाता है? जिस डायरेक्शन में, अगर स्ट्रेट लाइन में थी, ट्राई टू मेंटेन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब किसी चीज को आप ऐसे रस्सी से बांध के गोल गोल घुमाते हो, तो एट एनी मोमेंट एट एनी पॉइंट उसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है या डायरेक्शन ऑफ मोशन है
वो टेंजेंशियल होती है, मतलब अलोंग द टेंजेंट होती है किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप उसको ए पॉइंट पे देख लो, चाहे बी पॉइंट पे देख लो, चाहे सी पे, चाहे डी पे। तो अगर आप उसको घुमाते घुमाते ए बी सी डी या किसी भी पॉइंट पे छोड़ोगे तो वो सीधा निकल जाएगी ऐसे। नाइन्थ क्लास में ग्रेविटेशन में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता था कि हम मान लेते हैं कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ये फोर्स जो है इसकी वजह से उसका मोशन क्या है, अर्थ के अराउंड मतलब सर्कुलर मोशन है, ठीक है, रेवोल्यूशनरी मोशन है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दे तो मून के मोशन को क्या होगा, तो मून का मोशन जो है, अगर ए पॉइंट पे अर्थ ने फोर्स लगानी छोड़ दी, अगर अर्थ ने ए पॉइंट पे फोर्स लगानी छोड़ दी तो मून इधर को निकल जाएगा ऐसे सीधा। अगर इस पॉइंट पे छोड़ दी तो मून ऐसे निकल जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ दी तो मून ऐसे निकल जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ दी तो, इसका मतलब फोर्स एक्चुअली वो किधर लग रही थी, एट एनी मोमेंट, मतलब उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो क्या था, टेंजेंशियल था। तो उसी डायरेक्शन में वो जाना शुरू कर देगी, ठीक है। फिर आप बस में बैठे हो या अपनी गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, कहाँ पे, ड्राइवर सीट पे नहीं, कोई गाड़ी चला रहा है, इवन ड्राइवर को भी ये फील होता है, ड्राइवर चला रहा है, आप साथ में बैठे हो या पीछे बैठे हो, तो सीधे जा रहे थे आप, आगे जाके एक मोड़ आया, गाड़ी उसने मोड़ दी, आपकी बॉडी जो है जिस तरफ गाड़ी मुड़ती है, जिस तरफ गाड़ी मुड़ती है उससे उल्टा गिरना शुरू हो जाता है। अगर गाड़ी इधर को मुड़ेगी तो आप इधर को गिरना शुरू करते हो, अगर गाड़ी इधर को मुड़ती है तो आप इधर को हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जा रहे थे सीधी डायरेक्शन में, एक्चुअल में गाड़ी मुड़ गई, आप अभी भी किधर रहना चाहते हो, सीधा रहना चाहते हो, तो आपको लगता है कि आप उल्टा जा रहे हो, एक्चुअली गाड़ी उधर जा रही होती है, आप तो वही रह रहे होते सीधी डायरेक्शन। तो ये सब किसकी वजह से होते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होते हैं, राइट। तो इसी चीज को स्टडी करने के बाद गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता था, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता था कि अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, विद ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पीड पे, किसी पर्टिकुलर पाथ पे जा रही है, ठीक है, वो तब तक उसी पाथ पे उसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। ये तो सर बात हजम नहीं होती, साइकिल है, वो तब तक चलता रहता है जब तक मैं उसकी पैडलिंग करता रहता हूं। आप कह रहे हो कि फोर्स मत लगाओ तो वो चलता रहेगा, ये कैसे पॉसिबल है। साइकिल तो तब तक चलेगा जब तक मैं पैडलिंग करूंगा, अगर मैं पैडलिंग बंद कर दूं तो गैलीलियो भाई साहब कहते हैं कि साइकिल चलते रहना चाहिए, पर साइकिल तो रुक जाता है प्रैक्टिकली। तो कहां पे गड़बड़ है, गैलीलियो के लॉ में गड़बड़ है? नहीं, गैलीलियो के लॉ में गड़बड़ नहीं है, हमारी सोच में है। हमने एक चीज मिस कर दी यहां पे। बेसिकली आप पैडलिंग करते क्यों साइकिल की, ठीक है, रेस्ट पे है साइकिल, आपने पैडलिंग की, उसको इनिशियल मोशन देने के लिए कर दी, इनिशियल मोशन मिल गया, उसके बाद आपको पैडलिंग करते रहने की जरूरत क्यों है, साइकिल को चलाने के लिए या जो चीज साइकिल को चलने से रोक रही है उसको ओवरकम करने के लिए? ये ट्विस्ट है। साइकिल को चलने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है। तो आप जो पैडलिंग करते हो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए रखते हो। अगर नेचर वो फ्रिक्शन ना लगा रही होती और आपने साइकिल को एक बार इनिशियल मोशन दे दिया होता, उसके बाद आपको पैडलिंग की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो आप पैडलिंग करते हो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ना कि साइकिल को चलाने के लिए। आप समझे, ठीक है। तो गैलीलियो भाई साहब अपनी जगह पे सही थे। चलिए, तो ये करने के बाद, इन सब चीजों को सीखने के बाद, अभी बारी आ जाती है हमारे पास एक और क्वांटिटी सीखने की। वो क्या है, देखो, एक दीवार है सामने, इधर अपने पास दो गाड़ियां हैं, दोनों ऐसे साथ साथ खड़ी हैं। ये तो आगे पीछे दिखा सकता हूं ना मैं यहाँ पे, ठीक है, चलो ऐसे दिखा देता हूं। दोनों साथ साथ खड़ी, यहां से चलना शुरू की दोनों गाड़ी। कुछ देर बाद इसने एक कांस्टेंट स्पीड 40 की एक्वायर कर ली, 40 किलोमीटर पर आवर, इसने 30 की एक्वायर कर ली। नाउ दे हिट द वॉल। कौन सी गाड़ी ज्यादा नुकसान करेगी दीवार का, कौन सी, ये वाली कारें? हाँ बिल्कुल करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। चलो, एक दूसरी सिचुएशन है, यानी कि इफेक्ट ऑफ मोशन जो है, मोशन का जो असर है किसी चीज पे, तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि
किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे या रादर मैं कह लूं वेलोसिटी। अच्छा, मैंने ये जो दोनों गाड़ियां ली थी सेम कंपनी की थी, ड्राइवर जो अंदर बैठा था सेम बाहर का था, सेम वेट था उसका, तो आइडेंटिकल थी दोनों गाड़ियां, दोनों का मास एक जितना था। अभी मैंने एक ले ली कार, एक ले लिया ट्रक, स्पीड दोनों की 40-40 है। अब कौन ज्यादा नुकसान करेगा? ट्रक करेगा। कौन करेगा? ट्रक। क्यों? ट्रक का जो मास है, मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो यहां से एक बात पता चलती है कि जो मोशन का इफेक्ट है, जब कोई चीज मोशन में है और किसी सरफेस को, किसी जगह को हिट करती है, तो उसका जो इफेक्ट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो उसके मास पे, दूसरा उसका वेलोसिटी पे। वेल, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? मोमेंटम, या रादर आई शुड से लीनियर मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से, मास को m से। मोमेंटम की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर वेलोसिटी की होगी। अगर बॉडी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है तो उसका मोमेंटम भी नॉर्थ से साउथ की तरफ ही है। अच्छा, मोमेंटम हमें बेसिकली बताता क्या है? इट बेसिकली टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body। किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन समाया हुआ है, कितना मोशन उसमें भरा हुआ है, ये कौन बताता है? उसका मोमेंटम बताता है। अब तो मुझे एक बात बताओ, खाली ट्रक को मोड़ना आसान होगा या भरे हुए ट्रक को मोड़ना आसान होगा? भरे हुए ट्रक को मोड़ना आसान होगा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, खाली ट्रक को इनिशिएट करना आसान होगा या भरे हुए ट्रक को इनिशिएट करना स्टार्ट होगा? भरे हुए ट्रक को इनिशिएट करना मुश्किल। खाली ट्रक को इनिशिएट करना आसान होगा या भरे हुए ट्रक को स्टार्ट करना आसान होगा? खाली ट्रक को स्टार्ट करना आसान होगा क्योंकि उसका मास कम है, तो उसको, उसकी स्टेट को जल्दी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो भरे हुए ट्रक में मोशन ज्यादा है तो उसको रोकना भी मुश्किल, राइट? तो ये सब चीजों से हमें मोमेंटम के बारे में क्लियर होता है। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट बता दो फटाफट से। ऐसा यूनिट क्या बनेगी? मास की होगी किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट बता दो इसकी। किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड इनवर्स तो वैसे ही आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला, जो बच्चे नए हैं शायद उनको ना पता चले, डोंट वरी, एक छोटा सा चैप्टर है, कर लोगे आप भी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? 7 डायमेंशन होती है अपने पास, सभी फॉर्मूलाज को उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो मास के लिए क्या आ जाता है? m। वेलोसिटी किससे बनती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो डिस्टेंस के लिए l अपॉन में टाइम है, टाइम ऊपर आगे क्या हो गया? -1। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? मोमेंटम का, राइट? चलिए, ये सब सीखने के बाद फाइनली हम अपने काम की चीज पे आते हैं। देयर आर न्यूटन लॉज। देखो, गैलीलियो का आइडिया अच्छा था, ठीक है, गैलीलियो ने मोशन के बारे में हमें कुछ आइडिया दे दिया, लेकिन न्यूटन जो था वो सोचता रहता था मोशन के बारे में। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इंग्लैंड में प्लेग बहुत फैल गया, तो उस टाइम पे कम से कम 18 मंथ्स के लिए, 1.5 साल के लिए सभी स्कूल, सभी कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। एट दैट टाइम पीपल वर हैविंग देयर फ्री टाइम, पर जो न्यूटन भाई साहब थे ये चैन से नहीं बैठ सकते थे। इन्होंने क्या किया? उस टाइम पे बैठ के आपके लिए सबसे मुश्किल काम किए। पहला काम तो इन्होंने किया कि जितना भी इन्होंने रिसर्च कर रखा था मोशन के बारे में, मोशन की स्टडी को और सिस्टमैटिक करने के लिए और गैलीलियो के आइडियाज को और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जितनी भी रिसर्च की थी मोशन के ऊपर, उसको 3 लॉज में तोड़ दिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। और उसी टाइम पे उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज की डेवलपमेंट कर दी, दैट वाज
कैलकुलस, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ते हैं, तो ये कैलकुलस जो है इसको फाइनल फॉर्म दी किसने, इसको डेवलप किया किसने, न्यूटन ने। कब? वो 1.5 साल जब लोगों के लिए फ्री था तो न्यूटन जो थे वो काम कर रहे थे आप लोगों के लिए कि आपके लिए फिजिक्स को यू वुड से इट मुश्किल बनाया जाए, मैं कहूँगा आसान बनाया जाए। बिकॉज कैलकुलस वॉज अ टेक्निक जिसने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सही कर दिया था जो पहले सॉल्व नहीं हो पा रही थी हमारे पास। जैसे कि हमारे पास इर्रेगुलर शेप्स को एरिया निकालने का फॉर्मूला नहीं था। यू हैव फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया पर्टिकुलर ज्योमेट्रीज पर। अगर किसी चीज की ज्योमेट्री ही नहीं है, अगर वो उबड़ खाबड़ है, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? तो कैलकुलस हमारी उसमें हेल्प करती है। किसी चीज में इंस्टेंटेनियस चेंजेस आते हैं, उसको कैसे मेजर करें? कैलकुलस से। वो किसने दी? न्यूटन ने दी। तो ये सब काम आपके लिए किए। तो अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि न्यूटन ने कौन कौन से लॉज ऑफ मोशन दिए थे। 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ सबसे अच्छा और सिंपल लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। कोई चीज, हर एक चीज जिस अवस्था में है, जिस स्टेट में है, उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रही है। चलती मतलब किसी स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलते रहने की कोशिश करती है। कब तक? जब तक उसको बाहर से कोई कंपेल ना करे अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। ये डेफिनेशन तो फोर्स की डेफिनेशन और इनर्शिया की डेफिनेशन से मिलती जुलती है। यस, यू आर ट्रू। जो फर्स्ट लॉ है ये बेसिकली डिफाइन करता है एक तो इनर्शिया को, एक फोर्स को। इसीलिए हम कह देते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शियल लॉ भी है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स के बारे में भी बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है फोर्स की, कि फोर्स के पीछे क्वालिटी क्या है, उसमें क्या छिपा है फोर्स में। फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी चीज की स्टेट को बदल सकती है। फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। राइट? चलो, उसके बाद आ जाता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो था इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अक्सर याद नहीं रहती है। उनको F=m में याद करने की, रटने की आदत बनी हुई है। पर ट्रू डेफिनेशन क्या है सेकंड लॉ की? द फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to force acting on it। किसी बॉडी में जो चेंज इन मोमेंटम आता है पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के साथ मोमेंटम में जितना बदलाव आता है वो किसके कॉन्सिक्वेंटली आता है, किसकी वजह से और कितना आता है, वो जितनी उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ज्यादा चेंज आएगा, जितनी कम फोर्स लगेगी उतना कम चेंज आएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल टू में बदल जाता है विदाउट एनी बैलेंसिंग फैक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? dp/dt, टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर f के ऊपर वेक्टर, इधर सिर्फ p के ऊपर वेक्टर। राइट? ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर मैं p की वैल्यू भर दूं यहाँ पे mv, m बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से क्योंकि कांस्टेंट है। dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया F=ma। Force acting on a body can be given by the product of mass of the body and acceleration of the body। ठीक है? तो ये दोनों फॉर्म्स हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये डिराइव्ड फॉर्म है। ठीक है? एक बात का ध्यान रखना, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? एक्सेलरेशन की होगी। राइट? हालांकि अगर बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा मान लो कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स भी क्या लग रही है? 0। या ऐसा मान लो कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही है तो इसका मतलब यह है कि m और a वेक्टर की प्रोडक्ट 0 है। अभी ये तो बात पक्की है कि m कभी 0 नहीं हो सकता, किसी चीज का मास 0 हो सकता है? नहीं। इसका मतलब वो चीज ही नहीं है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब जितनी उसकी फाइनल वेलोसिटी है उतनी ही उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। जब उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है।
यही तो कौन कह रहा था, फर्स्ट लॉ कह रहा था कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स बॉडी रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। सेकंड लॉ कंज्यूम्स द या सेकंड लॉ एक्सप्लेन्स द फर्स्ट लॉ। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। और क्या बता सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड लॉ हो गया। सेकंड लॉ का ये F इज इक्वल टू एम फॉर्मूला आने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इसकी क्या डिस्कस करनी है, हमें इसकी यूनिट्स डिस्कस करनी है, यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब आप कहोगे सर इसमें क्या मुश्किल है, मैंने तो 9th में सुना था कि सीजीएस यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, न्यूटन के ही नाम से। ज्यादा से ज्यादा किसी ने अगर एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ी हैं तो वो कह देगा कि फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन है, DYNE। और अगर किसी टीचर ने आपको बता दिया हो या आपने पढ़ दिया हो तो 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 डाइन, 5 डाइन, ठीक है, 10 raised to power 5 डाइन। क्या इसके अलावा आपने कोई यूनिट सुनी है फोर्स की? होती है। एक्चुअल में फोर्स की 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, ये आप ध्यान से सीख लो। एक तो होती हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स। कौन सी? जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होती हैं ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, सन पे, मून पे, किसी और प्लैनेट पे, किसी और स्टार पे, तो ये जो यूनिट्स ऑफ फोर्स है ये सेम रहती। लेकिन एक दूसरी यूनिट्स होती हैं विच आर प्रैक्टिकल यूनिट्स, और ये जगह बदलने से बदल जाती है। इनको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स में जो ऐसा यूनिट है वो तो अनडाउटेडली क्या है, न्यूटन। जो सीजीएस यूनिट है वो अनडाउटेडली क्या है, डाइन। न्यूटन को लिखते हैं N से, डाइन को लिखते हैं DYN से। लेकिन जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं इसमें जो ऐसा यूनिट है वो 2 होती है। या तो हो सकती है किलोग्राम वेट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, या तो हो सकती है किलोग्राम वेट या होती है किलोग्राम फोर्स। दोनों का एक ही मतलब, बस नाम का फर्क है। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे किलोग्राम वेट लिखा हो चाहे किलोग्राम फोर्स लिखा हो, ठीक है। या तो होती है किलोग्राम वेट या होती है किलोग्राम फोर्स। और जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है ग्राम वेट या होती है ग्राम फोर्स। ग्राम वेट या फिर ग्राम फोर्स, ठीक है। ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहती हैं, ये बदलती रहती हैं। ये क्यों बदलती रहती हैं? क्योंकि जब मैं इनकी डेफिनेशन देता हूं 1 किलोग्राम वेट की, तो मैं इसको F इज इक्वल टू mg फॉर्मूला से देता हूं, ठीक है। जब 1 किलोग्राम मास की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ लो मेरी, ठीक है। अब आपको पता है कि जब आप जगह बदलते हो तो ये g की वैल्यू बदलती रहती है। इसका मतलब विद द चेंज इन g जो यूनिट्स हैं, वो जो F की यूनिट्स हैं वो भी बदलनी चाहिए। तो दैट इज वाई इनको कहा जाता है कि ये प्लेस टू प्लेस क्या करती हैं, वेरी। अब जैसे ये अर्थ के लिए लिखी है मैंने, वो भी किसमें, मैंने अपने SI सिस्टम में। अगर मैं अर्थ के लिए इसको CGS सिस्टम में लिख दूं 1 ग्राम वेट, तो इसका मतलब 1 ग्राम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी CGS में कितनी होती है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, 980 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा, 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये क्या होता है, न्यूटन। तो इसका मतलब इसको लिख दो 9.8 न्यूटन, और ये कितना आता है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, डाइन। तो 980 डाइन। तो ये कन्वर्जेंस भी आपको पता चल गई, ठीक है। इनको प्रैक्टिकल यूनिट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे हम मेजरमेंट्स करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस आपके साथ हो गई, मैं यहां पे लिख दूं। पहली बात तो ये है कि 1 न्यूटन जो है 1,00,000 डाइन के बराबर होता है। पहली कन्वर्जन आपको ये ध्यान में रखनी है।
दूसरी कन्वर्जन जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 1 न्यूटन जो है वो दरअसल 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल ट्रू है वो, तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो F इज इक्वल टू एम में आंसर इधर 1 न्यूटन कब आएगा, जब मास कितना होगा 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से जो 1 डाइन होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथी कन्वर्जन और पांचवी कन्वर्जन मैंने आपको करके दिखा दी है। 1 किलोग्राम वेट जो है वो दरअसल 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। मतलब अगर किसी चीज का वेट आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है कि दिस एजेंसी इज अप्लाइंग 10 किलोग्राम वेट ऑफ फोर्स, तो 10 किलोग्राम वेट ऑफ फोर्स को न्यूटन में बदलने के लिए क्या कर दोगे 9.8 से मल्टीप्लाई, यानी कि वहां पे वो कह रहा था 10 इंटू 9.8 न्यूटन, यानी कि 98 न्यूटन फोर्स लग रही है वहां पे। बात समझ में आ रही। फिफ्थ जो कन्वर्जन फैक्टर है वो है कि 1 ग्राम वेट जो होता है वो होता है 980 डाइन के बराबर। ठीक है, तो ये पांचों की पांचों कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। एक बार फिर से बता दूं, ये चीज थोड़ी सी नहीं है। लेट मी इरेज एवरीथिंग दैट इज नॉट नीडेड। हाँ जी, क्या क्या बातें बताई मैंने। दो तरह की यूनिट्स होती हैं, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में एसआई सिस्टम में कौन सी होती है एब्सोल्यूट यूनिट इन सीजीएस सिस्टम क्या होती है डाइन। इसको कैपिटल एन से लिखते हैं, इसको स्मॉल डी वाई एन से शॉर्ट में लिखते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई कौन सी है, या तो किलोग्राम वेट लिख दो या किलोग्राम फोर्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीजीएस क्या होती है ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। ठीक है, इनके कन्वर्जन फैक्टर्स लिखती है। ये सब जगह पे सेम रहती हैं, ये जगह बदलने से बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, इज दैट ऑल? सिंपल है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स के बारे में हमने सीख लिया। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है वो सिखा दूं, राइट। अच्छा, जब एक बैट्समैन, लेट्स से धोनी अभी रिटायर हुए हैं, कोई बॉलर उनको बॉल डाल रहा है एंड ही हिट द बॉल, तो वो क्या करते हैं दरअसल जब बॉल आके बैट के ऊपर लगती है और बैट से हम उसको हिट करते हैं, तो हम बहुत सारी फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगाते हैं। या लेट्स से आपके पेरेंट्स ने या आपके टीचर ने, लेट्स से कभी होना नहीं चाहिए ऐसा टीचर की तरफ से, बट लेट्स से आपको स्लैप किया है, मजाक में किया है चलो, तो वो क्या करता है या क्या करती है, एक बहुत जल्दी से बहुत सारी फोर्स आपके मुंह पे जड़ देती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, यू फील सम चेंज। हाँ, इमोशनली नहीं, फिजिकली क्या होता है, आपका मुंह इधर को हो जाता है या आप आगे को हो जाते हैं। तो जब कोई चीज बहुत लाउड रिएक्शन दे बहुत कम टाइम में, हम बोलते हैं दिस इज इंपल्सिव। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ इंपल्सिव फोर्स। हम अक्सर कह देते हैं दैट पर्सन इज वेरी इंपल्सिव। इंपल्सिव का मतलब है कि बहुत जल्दी मतलब वो क्या हो जाता है, उसको उकसाना आसान है। ठीक है, उसको थोड़ा सा बिल्कुल वैसे बम की तरह फटता है। ठीक है, तो इंपल्सिव पर्सन का मतलब होता है जब बहुत लाउड रिएक्शन मिले बहुत कम टाइम में। तो यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स का मतलब क्या है, एक ऐसी फोर्स जो बहुत ज्यादा है और बहुत कम टाइम के लिए काम करे और एक मेजरेबल चेंज ला दे। किसमें? मोमेंटम में, क्योंकि जब किसी चीज के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसके मोमेंटम में तो चेंज आएगा ही। तो इंपल्सिव फोर्स क्या होती है, जब एक लार्ज फोर्स acts for a small time to bring change in momentum, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी फोर्स बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो यहां से हम इंपल्स को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज इंपल्स ऑफ ए फोर्स? Impulse of a force is given by the product of average force acting on the body and the time for which the force is acting. Right? Impulse is a vector quantity. Its direction is same as that of force. Right? यहां से यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, न्यूटन इंटू सेकेंड। राइट,
CGS यूनिट क्या बन जाएगी, डाइन इंटू सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक तो इसमें है फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml_t-2 और टाइम का होता है t, तो t की पावर -2 + 1 क्या रहेगा, -1। अरे सर अभी अभी मोमेंटम डिस्कस किया था, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही आ रहा था, तो क्या हम ये माने कि मोमेंटम में और इंपल्स में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। यहां से मैं अगली चीज डिफाइन करता हूं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको डिफाइन करने का कारण क्या है बेटा, ये जो इंपल्स का बिहेवियर है ना, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप जिस टाइम पे फोर्स मेजर कर रहे हो उस टाइम पे टाइम मेजर करना मुश्किल हो जाएगा, टाइम मेजर कर रहे हो तो फोर्स मेजर करनी मुश्किल हो जाएगी, दोनों सही से ना मेजर कर पाए तो इंपल्स नहीं निकलेगी, राइट। तो इसको एक अदर वे में कैसे एक्सप्रेस किया हमने कि ये चेंज इन मोमेंटम ला रहा है ना, तो एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम डिफाइन करते हैं, उसको चेक करके देखते हैं कि सही लागू होती है कि नहीं। तो उसमें हमने क्या कहा कि इंपल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। एक्चुअली किसी बॉडी की जो, किसी फोर्स की जो इंपल्स होती है वो जिस बॉडी पे काम कर रही होती है उसके मोमेंटम में कितना चेंज आता है उसके बराबर होती है, और दिस इज वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सच है। तो इंपल्स को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने की बजाय प्रैक्टिकली इससे करते हैं, ठीक है। बॉल आ रही है किसी स्पीड u से, बैट्समैन ने हिट किया, उसकी स्पीड अब v होगी, मास उसका उतनेगा, तो आप mv में से mu माइनस कर दो, आपके पास नेट मोमेंटम कंटेन्ड बाय द बॉल आ जाएगा, वही आपका किसी इक्वल होगा इंपल्स के, क्योंकि उसको नेट चेंज इन मोमेंटम किसने दिया है, इसी इंपल्स ने दिया है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। तो इन दो फॉर्मूला से आप कॉन्सेप्ट जो इंपल्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक और तरीका भी है इंपल्स कैलकुलेट करने का, ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड। सपोज आपको कोई फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और पहले मैं ये बता रहा हूं कि इंपल्स कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। इंपल्स को ग्राफ से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जो फोर्स है, कौन सा ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, कौन से ग्राफ से, यही होना चाहिए, मतलब उसके एक एक्सिस पे फोर्स हो, एक एक्सिस पे टाइम की वैल्यू हो, और कोई ग्राफ से नहीं। ऐसा नहीं कोई भी ग्राफ उठा के बोल दो कि सर इसकी इंपल्स बताना, फोर्स टाइम ग्राफ होना चाहिए। या अगर कोई और ग्राफ होगा तो वो रिलेटेड होगा, उसमें कोई ना कोई चीज आपको बताई होगी ऐसे ही। तो दो तरह की बात हो सकती है, एक तो फोर्स कांस्टेंट लगे, इस केस में अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे फोर्स है, अब फोर्स लग रही है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है कि या तो ये इस तरह से होगी या ऑब्लीक होगी, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स लग रही है, वैसे कांस्टेंट ही होगी, टाइम के साथ बदल नहीं रही है। तो अगर मैं किसी तरीके से, लेट्स से बॉडी पे ए फोर्स लग रही थी t1 टाइम पे, और मतलब ए पॉइंट पे फोर्स लग रही थी कोई f, और बी पॉइंट पे भी सेम फोर्स ही लग रही थी जब टाइम t2 हो चुका था, तो टाइम बदलने पे फोर्स नहीं बदली, उतनी ही लगी। तो अगर मैं इस शेप का, ABCD शेप का एरिया निकाल लूं तो क्या होगा, वो AB इंटू AD, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। AB बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, टाइम t1 से लेके t2 का, यानी कि t2 माइनस t1। AD क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये तो फोर्स इंटू डेल्टा t हो गया, ये किसके बराबर होता है, इंपल्स के, बाय डेफिनेशन। इसका मतलब फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या निकाल के दे देगा, इंपल्स। आपको फोर्स और टाइम ग्राफ गिवन होगा, उसका एरिया कैलकुलेट कर दो, इंपल्स आ जाएगी। अब सपोज करो कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स क्या है, वेरिएबल, यानी कि फोर्स टाइम के साथ बदल रही है, कम ज्यादा हो रही है। लेट्स से ये बिहेवियर है फोर्स का, t1 टाइम पे फोर्स कम थी, फिर बढ़ी, फिर मैक्सिमम लगी, फिर कम होना शुरू हो गई, इस टाइम पे आके लगनी बंद हो गई t2 टाइम पे, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही जो आपके लिए न्यूटन भाई साहब ने किया था। इसका एरिया आप करते हो, ये फोर्स वेरी कर रही है ना, क्या वेरी कर रही है, फोर्स वेरी कर रही है,
ठीक है, टाइम के वेरी करने के साथ। तो इस फोर्स की आपको पक्का कोई ना कोई इक्वेशन दी होगी, तो किसके विद रिस्पेक्ट टू वेरी कर रही है, टाइम के, तो इसका इंटीग्रेशन किसके साथ कर देंगे, टाइम के साथ। कहां से लेके कहां तक, t1 से लेके t2 तक। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया। बेसिकली फोर्स इनटू टाइम क्या था, दिस वाज इम्पल्स। तो इसका मतलब सिर्फ मेथड की चेंज आया है, मेथड का ही चेंज आया है। अगर तो पर्टिकुलर ज्योमेट्री है तब भी एरिया निकालना है, अगर इर्रेगुलर ज्योमेट्री है एरिया तो फिर भी निकालना है। इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करके निकल आएगा, इसमें इंटीग्रेशन करके निकलेगा, लेकिन आएगा आंसर दोनों का क्या, इम्पल्स। तो ग्राफिकली भी हम ये कर सकते थे, जब हमें पिछले साल सिलेबस में था तो हम इसके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करते थे। बट यहाँ पे आप बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इंपल्स का कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में मेरे लिए यूजफुल है, बिल्कुल। किसी क्रिकेट प्लेयर को बॉल कैच करते हुए देखा है, जब वो बॉल कैच करता है तो कैच करने के साथ साथ अपना हाथ थोड़ा नीचे ले आता है, नौटंकी कर रहा होता है वो। क्यों लेके आता है हाथ नीचे अपना, हाँ, क्या जरूरत है उसकी। अगर ऐसे ही रखेगा आप तो क्या होगा, चोट ज्यादा लगेगी। तो एक्चुअल में जब वो एकदम से बॉल को रोकने की कोशिश करेगा तो उसके पास इनिशियली बहुत ज्यादा मोमेंटम था, आप एकदम से उसको क्या करना चाहते हो, जीरो। अब बहुत ज्यादा में से जीरो माइनस करो तो आंसर क्या आएगा, बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतने आपके हाथ के ऊपर हिट जोर से करेगी बॉल, आपको चोट ज्यादा लग सकती है। लेकिन जब वो ऐसे नीचे लेके आएगा तो उसका मोमेंटम एकदम से जीरो करने की बजाय धीरे धीरे यहां से यहां तक लाते हुए जीरो करेगा। तो अगर वो टाइम ज्यादा लेगा उसका मोमेंटम जीरो करने में, तो उसके ऊपर हाथ के ऊपर चोट भी कम लगेगी, ठीक है। दूसरा, जब अपने चीनी मिट्टी के बर्तन है, कांच के बर्तन है, उसको थर्मोकोल या फिर जो पराली होती है उसमें पैक करते हैं हम, क्यों करते हैं, या न्यूज़पेपर रैप कर देते हैं, ताकि अगर वो कहीं गिरे तो अगर तो वो बिना पैकिंग के गिरता तो डायरेक्टली उस पर एकदम फोर्स काम कर जाती, बहुत चेंज इन मोमेंटम आता और वो टूट जाता। लेकिन अगर बीच में पेपर आ गया, थर्मोकोल आ गया, तो जब वो गिरेगा तो पहले वो दबेगा पेपर या थर्मोकोल या पराली, फिर जो फोर्स होगी फिर वो ग्लास तक जाएगी। टाइम ज्यादा लग गया, फोर्स की इंपल्स क्या हो गई, कम हो गई। आप पक्के फर्श पे गिरते हो तो ज्यादा चोट लगती है, किसी सैंड की हीप, रेत की ढेरी के ऊपर, मिट्टी की ढेरी के ऊपर गिरते हो तो चोट कम लगती है। कारण जब आप पक्के फर्श पे गिरते हो तो वो तो दबता ही नहीं है, तो बहुत जल्दी आपके ऊपर फोर्स काम कर जाते हैं। लेकिन जब आप मिट्टी के ऊपर गिरते हो पहले दबती है, जब वो फुल्ली कंप्रेस हो जाए फिर आपके ऊपर फोर्स लगती है। तो वहां पे टाइम लग जाता है फोर्स लगने में। अगर टाइम लगेगा फोर्स लगने में तो मोमेंटम का चेंज जो है वो धीरे धीरे आएगा, तो इंपल्स यानी कि जो फोर्स है वो भी कम काम करेगी। यहाँ पे चेंज एकदम से आया, मोमेंटम का चेंज एकदम से आया बहुत ज्यादा, तो इंपल्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी, फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये सारे इसके डेली लाइफ में आपके क्या है, एप्लीकेशंस हैं। एट लास्ट finally I will define third law of motion, which states that to every action there is equal and opposite reaction। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। मतलब अगर आप ये चीज करोगे तो वो चीज होगी, लेट्स से समथिंग लाइक दैट इन फिलोसॉफिकल लाइफ। चलो फिलोसॉफिकली छोड़ देते हैं, फिजिक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स में ये चीज कैसे लागू होती है, देखो जब मैं चलता हूं तो दरअसल मैं अपने टोज के साथ, जब मैं चलता हूं यहां पे, राइट, ये बना लेने दो मुझे। चलो जैसा भी बन गया, ड्राइंग के ऊपर मत हंसना। जब मैं चलता हूं तो एक्चुअली मैं जमीन पे फोर्स लगाता हूं, राइट, इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो ये हो गया मेरा एक्शन ऑब्लिकली। इसी का मुझे क्या मिलेगा, इसी का मुझे मिलेगा रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसको तोड़ दो, इस तरफ क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस तरफ क्या होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ऊपर को काम करता है, ये किसको बैलेंस करता है, मेरे वेट को, क्योंकि वेट किधर काम कर रहा था, नीचे को। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो वेट को स्टेबलाइज करता है ताकि आप जमीन पे खड़े रहो।
जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आपका फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करके आपको किधर बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। तो जब आप जमीन पे एक्शन लगाते हो तभी आपको रिएक्शन मिलता है, और वही रिएक्शन आपको आगे बढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक तो चीज ये हो गई। फिर इसकी और बहुत सारी एप्लीकेशन है। किसी स्विमर को स्विम करते हुए देखा है, वो अपने हाथ से ऐसे, जैसे किसी बोट के चप्पू चल रहे होते हैं, पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, पानी उसको किधर पुश करता है, आगे की तरफ पुश करता है। तो ये सब किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। हॉर्स एंड कार्ट वाली प्रॉब्लम बहुत फेमस थी 9th में, कि हॉर्स कार्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, कार्ट हॉर्स के ऊपर फोर्स लगाता है, ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल कर देना चाहिए इनको। तो हॉर्स कैसे आगे बढ़ पाता है कार्ट के साथ। पहली बात तो एक बात का ध्यान रखना कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। जैसे मैं इस दीवार को पुश करूं तो मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं, एक्शन, दीवार के ऊपर एक्शन लग रहा है। रिएक्शन किसको मिलेगा मुझे, तो रिएक्शन किसके ऊपर लगेगा, मेरे ऊपर। तो एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, दैट इज व्हाई दे नेवर कैंसल ईच अदर, ठीक है, ना ही बैलेंस करते हैं, राइट। हाँ, एक कंडीशन में बैलेंस कर सकते हैं, अगर दोनों का मास इक्वल हो जाए। अगर मास इक्वल हो तो एक्सेलरेशन भी इक्वल हो जाएगी, उस केस में आप कह सकते हो कि बैलेंस कर गया। पर दोनों के मास में फर्क होता है। अभी जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो सिर्फ काट के ऊपर थोड़ी फोर्स लगाता है, वो जमीन के ऊपर भी तो फोर्स लगाता है। जो काट के ऊपर फोर्स लगाई वो तो मैं मान लूंगा कि बैलेंस कर गई, ठीक है, लेकिन जो उसने जमीन के ऊपर फोर्स लगाई वो फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। जिस टाइम पे वो फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, घोड़ा काट को लेके आगे बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ। ये यहां तक का जो मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं था, दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट इसकी नॉलेज के बिना आगे बढ़ना मुश्किल होता, दैट इज व्हाई वी डिड दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।